ऐलान हो गया है। भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री राजस्थान के। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण नेता होगा ये कहा जा रहा था। सांगनेर से आते हैं भजनलाल शर्मा। किसान परिवार से आए, सरपंच रहे। सरपंच शर्मा को देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया घोषित किया गया। भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। राजस्थान का भरतपुर जिले में नदभई और नदभई के अंदर अटारी क्षेत्र। किसानी कर कर अपना जीवन यापन करने वाले किशन शर्मा और गोमती देवी के घर पर जन्म हुआ एक बालक का घर में मौजूद आध्यात्म के माहौल से प्यार से नाम रखा गया भजनलाल। अपनी शुरुआती शिक्षा आसपास के क्षेत्र में पूरी करने के बाद स्नातक के लिए निकल पड़े भरतपुर के मशहूर MSJ कॉलेज में। BA की पढ़ाई के साथ साथ शर्मा जी के लड़के का जुड़ाव हो गया राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। और जुड़ाव भी ऐसा हुआ जब कश्मीर बचाओ आंदोलन की गूंज पूरे देश में थी, तो उधमपुर के अंदर 1990 के अंदर भजनलाल शर्मा ने न केवल आंदोलन में भाग लिया बल्कि गिरफ्तारी भी। बात करें 1992 दिसंबर की ही, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर जब पूरे देश के अंदर हवा चली तो भजनलाल शर्मा खुद को रोक नहीं सके और कूद पड़े उस आंदोलन में भी। आगे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे युवा मोर्चा के अंदर कई पद हों, चाहे युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहने का दायित्व हो, वो भी एक बार नहीं 3 बार, चाहे और जिम्मेदारियां हों, साथ में ही 2 बार सरपंच रहने का सौभाग्य उन्हें मिला। वो भी 27 साल की उम्र में वो सरपंच बन गए थे। इसके अलावा भरतपुर जिले के अंदर जिले के अध्यक्ष रहने का भारतीय जनता पार्टी के उनको सौभाग्य मिला। 2003 के अंदर कुछ ऐसा हुआ, शायद भजनलाल शर्मा थोड़े से भटके अपने मार्ग से, इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया नदभई से। तकरीबन 6000 वोट उनको मिले और उसके बाद हम कह सकते हैं कि शायद भजनलाल शर्मा के जीवन में कभी भी भटकाव या कोई गलत निर्णय उन्होंने नहीं लिया। और इस असफलता के बाद में कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने आगे की तरफ देखा और वो बढ़ते चले गए। 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 2014 के अंदर जब संगठन विस्तार हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उस वक्त के विधायक आदर्श नगर से अशोक परनामी को। तो प्रदेश की उनकी कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मिला भजनलाल शर्मा को। ये पहला मौका था जब भजनलाल शर्मा प्रदेश संगठन के अंदर जगह बना पाए थे। 2 साल के उनके कार्यकाल के अंदर उनके कार्य से प्रभावित होकर प्रमोशन मिला और 2016 में वो बने प्रदेश के महामंत्री। उसके बाद आप यूं कह सकते हैं कि अध्यक्ष आए अध्यक्ष गए, पर एक पद था प्रदेश महामंत्री का जिस पर भजनलाल शर्मा का नाम हर कार्यकारिणी में लिखा रहता था। वो 2016 से लेकर 2023 तक प्रदेश के महामंत्री रहे राजस्थान भाजपा के। न केवल प्रदेश के महामंत्री रहे, असंख्य कार्यकर्ताओं के अभिभावक के तौर पर उन्होंने काम किया। इतना लंबा समय प्रदेश महामंत्री रहने की वजह से उनके नजदीकी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय जरूर बन गया था कि अब आगे क्या, क्योंकि संगठन में तो प्रदेश महामंत्री के बाद में प्रदेश अध्यक्ष का पद रह जाता है और चुनावी राजनीति में भजनलाल शर्मा ने कभी दिखता हुआ कोई प्रयास कभी किया नहीं। पर वो जो काम कर रहे थे, जिस लगन, जिस मेहनत, जिस अथक परिश्रम, जो दिन रात संगठन के लिए अपने स्वाहा कर रहे थे, हाँ, संगठन में ऊपर बैठे लोग उनके इस त्याग को देख रहे थे और भजनलाल शर्मा को भी आभास नहीं था कि जब वो उनके इस त्याग और तपस्या का उनको फल देंगे तो वो इतना बड़ा होगा। खैर, जब भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बारी आती तो नाम तो खूब चलता भजनलाल शर्मा का, पर भजनलाल शर्मा अपने स्वभाव, जैसा कि उनका स्वभाव इतने वर्षों से रहा है, वैसा ही वो व्यवहार करते
कभी भी दिखता हुआ प्रयास उन्होंने किया नहीं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनना है। उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन सर झुकाकर और हाथ जोड़कर करते रहे। हाँ, एक प्रयास जरूर वो करते थे, एक चीज जो वो हमेशा करते थे वो ये कि चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, प्रदेश महामंत्री के तौर पर रोज कार्यालय आना, जितना समय वो दे सकते थे कार्यालय के अंदर कार्यकर्ताओं को देना, जो कार्यकर्ता दूर से आते थे उनकी सुध लेना, उनकी बातों को सुनना, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, जितना प्रयास हो सके उनकी समस्या का समाधान करना, प्रदेश महामंत्री के तौर पर उन्होंने लगातार इस काम को कभी छोड़ा नहीं। चाहे उन्हें कई कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं को सुव्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारियां हों, ऐसा हमेशा देखा गया कि जब भी नरेंद्र मोदी जी की सभा खत्म होती थी तो सब लोग भजनलाल शर्मा की तारीफ ही कर रहे होते थे, उनके द्वारा की गई मेहनत। खैर, 2023 तक जो व्यक्ति प्रदेश का महामंत्री रहा उसे नहीं पता था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शीर्ष पे बैठे नेतृत्व ने उनके काम से खुश होकर उन्हें एक नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ावा देंगे और वो जिम्मेदारी होगी विधायक की। प्रदेश महामंत्री के तौर पर वो अपने कक्ष में बैठे थे, भाजपा की सूची आई, सूची में सीट थी सांगानेर और उसके आगे नाम लिखा था भजनलाल शर्मा। वो अपने कक्ष में अपना काम निपटा रहे थे क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता ये थी कि जो पार्टी चुनाव में जा रही है वो चुनाव की तैयारियों में पूरा व्यस्त थे। खुद के चुनाव के बारे में या खुद की दावेदारी के बारे में वो कुछ सोच भी नहीं रहे थे, पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भजनलाल शर्मा के काम से खुश होकर उन्हें सांगानेर से टिकट दिया। आइए सुनते हैं कुछ लोगों से सांगानेर के ही कि कैसे भजनलाल शर्मा विधायक के प्रत्याशी के रूप में जब आए और कैसा था सांगानेर का माहौल। लगभग 11 माह पूर्व हमारे माननीय भजनलाल शर्मा साहब एक विधायक के रूप में यहाँ से आपने चुनाव लड़ा और यहाँ से हमेशा की तरह भाजपा में माहौल था। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का एक संदेश था जयपुर में कि ये सीट तो निश्चित रूप से भाजपा में ही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो विजन है विकसित भारत और अग्रणी राजस्थान, उसको देखते हुए आपने एक शानदार चुनाव लड़ा। मैंने उनको चुनाव में देखा कि कोई कितनी भी आलोचना कर रहा हो, कितनी भी शिकायत कर रहा हो, लेकिन वो सीधी अपनी लाइन बड़ी कर दिया करते थे, जो कि पूर्व में हमारे भजनलाल शर्मा साहब भी कहते थे कि अपनी लाइन आगे बढ़ाओ, दूसरे की लाइन छोटी करने की वजह। तो उन्होंने निश्चित रूप से अच्छा चुनाव लड़ा और उनके साथ चुनाव में हमें काम करने का मौका मिला। हम लोग वास्तव में गौरवान्वित हैं कि उनसे संगठन के चूंकि वो कार्यकर्ता हैं, लगभग 10 वर्ष से महामंत्री संगठन रहे और काम की जो उनकी वर्किंग देखने को मिली, उससे इससे मैं भी 3 बार पार्षद, तीसरी बार पार्षद हूँ, लेकिन हमें कुछ नया सीखने को मिला कि इस प्रकार से संगठन में रह के काम किया जा सकता है और कोई अच्छा जैसा कि संभावना थी। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं से, सांगानेर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से आज्ञा मांगी कि मुझे सांगानेर रखना चाहते हो, प्रदेश की सेवा कराना चाहते हो। तो सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कहा कि आप प्रदेश की सेवा करें, आपका सनातन धर्म का चेहरा है, आप बहुत ही मेहनती हैं। आप देखें माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 14 से 16 घंटे, कई बार तो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ विभिन्न अभी इलेक्शन हुए हरियाणा में, महाराष्ट्र में, आपको बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली है, सब जगह आना जाना, उसके बावजूद भी वर्किंग में कोई कमी नहीं आई। और आप देखें कि ये अभी ARCB वाला समझौता हुआ, ये एक ऐतिहासिक समझौता है। और मैं हमारे माननीय लोकप्रिय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उनके लिए बताना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सांगानेर क्षेत्र ही नहीं, अपनी विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या जो पानी अब तक हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा था उस पानी को लाने की व्यवस्था हो, सरकार के, आप देखिए सरकार को 1 महीना नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने वो MOU करके दिखाया जो बरसों से नहीं हो पा रहा था। और कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था में आप देख लीजिए कि हमारे इधर मान लो कामा हो गया और कई क्षेत्र हैं जहाँ इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही थी, इनकाउंटर्स हो रहे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जब से बनी है
तब से आप पूरा 1 वर्ष होने को आ रहा है। 15 तारीख को, 15 दिसंबर को और सरकार का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। तब तक आप इतिहास उठा के देख लो कि कितने इनकाउंटर्स हुए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार हुए हैं। उन पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राजस्थान की सरकार ने अंकुश लगाया है और जनता को बहुत ही इस चीज़ का लाभ मिला है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है, हर क्षेत्र में की है। और आप ये भी देख सकते हो वो आज की डेट में भी 24 में से कम 15 घंटे 17 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और अभी हम उपचुनाव की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी की इसी कार्यशैली को देखते हुए देखो जनता ने भी साहब को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि 7 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं, साहब के सानिध्य में की हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ उपचुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी भारी भरकम सीटें आई हों। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि भगवान उनको ऐसे ही आगे कार्य करवाते रहें और वो पूरे प्रदेश के लिए कार्य करते रहें। सांगानेर की धरती पर भजनलाल शर्मा, शुरू में थोड़ी सी उनको दिक्कत आई, पर उसके बाद एक जमे हुए मंझे हुए राजनेता के तौर पर जब उन्होंने अपना चुनावी जनसंपर्क चालू किया तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। और जैसा कि शीर्ष नेतृत्व को पूरा भरोसा था कि उनके संगठन के सच्चे सिपाही भजनलाल शर्मा उन्हें निराश नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। भजनलाल शर्मा बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद में एक आम विधायक के तौर पर कोई दिखता हुआ प्रयास फिर नहीं कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि संगठन अब उनके लिए क्या जिम्मेदारी तय करता है। खैर, भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर हुई विधायक दल की बैठक में सबसे ज्यादा जो नाम चल रहा था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। स्वाभाविक उनकी दावेदारी थी क्योंकि 2 बार की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पर राजस्थान की किस्मत के फैसले से कुछ दिन पहले जो 2 राज्यों के फैसले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किए थे, इसीलिए पूरे हल्के में सुगबुगाहट तो यही थी कि क्या पता राजस्थान से भी कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है। और हुआ भी। दोपहर का समय था, पुलिस का जाब्ता लगा हुआ था कार्यालय में, सिर्फ विधायक और विधायक प्रतिनिधियों को ही जाने की अनुमति थी। कार्यकर्ता असंख्य बाहर इंतजार कर रहे थे, मीडिया के साथी इंतजार कर रहे थे और अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डायरेक्ट मैसेजेस पे एक मैसेज फ्लैश होना चालू हुआ। See what we are getting, that Bhajanlal Sharma has been announced the chief minister. I am right according to my sources, although I am not confirming this, that if my sources inside is telling me that Bhajanlal Sharma's name will be announced. किसान परिवार से आए सरपंच रहे भजनलाल शर्मा को देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया घोषित किया गया। भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भजनलाल सरकार को 1 साल हो चुका है। आइए जानते हैं 1 साल में जनता के विश्वास पर कितनी खरी उतरी है भजनलाल सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे कार्यकर्ता जिन्होंने भरतपुर के सरपंच से उठकर राजनीति शुरू करके एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश के महामंत्री को पहली बार के विधायक माननीय भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। और जिस तरीके से आपने एक आस विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सांगानेर भेजा, तो सांगानेर भेजा जब हमने उनका देखा कि भरतपुर के लोग यहाँ पर रहते हैं, कि राज्य का आशीर्वाद लेकर जब वो आए और श्री कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद में इन्होंने काम किया, आपकी समस्या आई, लेकिन हमें जब लगा कि विरोध होगा, सब कुछ होगा, तो हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं एक करके हमने चुनाव लड़ा और वही घनश्याम तिवारी जी की जो रीत थी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों जीतने वाली, उसी रीत को परिपाटी में लागू करते हुए 35,000+ से हमने चुनाव जिताया। फिर हमें सबसे खुशी हुई कि हमारे सांगानेर में जो भविष्य में कभी सुनते थे कि हम मुख्यमंत्री घनश्याम जी बने, वो बने, तो आपने मुख्यमंत्री जब हमें आस हुआ कि सांगानेर एक राजस्थान का नेतृत्व करने पर उतरा है। और उसका बखूबी ये है कि भजनलाल जी आज भी सांगानेर के कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं। आप देखेंगे भजनलाल जी का सीएम से मिले, पीएम से मिले, जिससे भी मिलते हैं, उनके गले में अगर आप देखोगे तो सांगानेर प्रिंट का दुपट्टा सदैव उनके गले में है। ये उनको याद दिलाता है कि सांगानेर मेरे हृदय में बसता है। सांगानेर का प्रत्येक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान वो पूरे देश भर में लेकर जाते हैं।
देखिए ERCP को जो पानी की समस्या थी, सबसे बड़ी हमारे सौभाग्य भरतपुर संभाग के अंदर पूर्वी राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर 1 महीने में कोई काम किया तो मात्र ERCP लागू करने का, जो क्योंकि पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जस्टाना, सपोटरा, मानपुर, सिकराय, नंदीपुर, बालाजी, ऐसे अनेकों गाँवों में जो पानी के किसान की समस्या थी और पूर्ण ही, और जो पिछले 1 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट बना के लागू किया, हमें खुशी की बात है कि कल MOU साइन करके कंप्लीट करके ला किया और जल्द मोदी जी आकर उसका लागू करेंगे और जल्द से जल्द पूर्वी राजस्थान को पानी मिलेगा। और ये भी नेतृत्व की बात है, जगन्नाथ भाटिया जी के बाद में सेकंड मुख्यमंत्री बने भरतपुर संभाग के, और उन्होंने उसी तरीके से अपने को खुद को घर मानकर भरतपुर संभाग का काम करें, पूरी राजस्थान को अपना परिवार मानकर काम करें। अब जो काम सांगनेर में किया वही काम आप भरतपुर के अंदर जाकर देख सकते हैं। देखिए, जब से माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, और मेरे वार्ड में नहीं, अधिकांश सभी वार्डों में उनका कार्य चल रहा है। सांगनेर विधानसभा को जब से वो MLA बन करके मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने 3200 करोड़ रुपए की सौगात सांगनेर विधानसभा को दी है। उसमें विभिन्न उन्होंने दिए है, अपने एक बड़ा इलेक्ट्रिक जो आने वाला है प्रोजेक्ट, उस पर दिया है। ERCP का आपको पता ही है, पानी का, उस पर दिया है। एक हॉस्पिटल के लिए उन्होंने दिया है। बाकी छोटी जो रोडें बनाना, सीवरेज करना, ये तो गति से जब से CM बने हैं तो तीसरे दिन से ही कार्य प्रगति पे है। मेरे वार्ड में नहीं, सभी जगह अच्छे कार्य हो रहे हैं। मेरे अभी दिवाली के समय पे भी उन्होंने जो काफ़ी 8-10 साल से नहीं बन रही थी रोडें, उनका भी अभी निर्माण कराया है एक आग्रह करने पे ही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में 1 वर्ष होने जा रहा है 15 दिसंबर को, तो अब तक उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और सबने सराहना करी है। प्रदेश की जनता बड़ी खुश है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपको ये बता सकता हूँ कि जब सांगनेर में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा दयनीय थी कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस की सरकार के बाद में जिस प्रकार से भजन लाल जी यहाँ पे आए, सांगनेर में MLA का चुनाव लड़ा इन्होंने, तो कई प्रकार की निंदा टिप्पणी की गई, लेकिन उन्होंने चुनाव अच्छे से लड़ा, चुनाव जीता, और चुनाव जीते जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद में आम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो गया, और जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया और जिस प्रकार की कार्यशैली संगठन में, उसको देखते हुए पार्टी ने उनको उचित, कह सकते हैं कि उचित उन्हें उपहार भेंट किया है उनको। उसके बाद में जिस प्रकार भजन लाल जी ने जो कार्य किए हैं 1 साल के अंदर, उन कार्यों को देखते हुए विकास के इतने सारे कार्य किए हैं, 3200 करोड़ रुपये सांगनेर को दिए, वार्ड में जाना, लोगों से मिलना, लोगों की परेशानी को समझना, और लोगों के बीच में जिस प्रकार से उत्साह है ना, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आगामी 4 साल में जिस प्रकार के कार्य होंगे वो देश को गौरवान्वित करने वाले होंगे, राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले होंगे। और इस अभूतपूर्व कार्य के लिए भजन लाल सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है कि हमारे बीच के एक कार्यकर्ता, धरातल के कार्यकर्ता, हमारे बीच के हमारे बड़े भाई सांगनेर से विधायक है, और विधायक के बाद में उनको मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है, पूरे राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी को निभा कर रहे हैं, और बहुत ही कुशलतापूर्वक और बहुत ही आसानी, बहुत ही धैर्य से वो एक से एक अच्छे से अच्छे डिसीजन और निर्णय ले रहे हैं, राजस्थान की जनता को लेकर के, राजस्थान के युवाओं को लेकर के, राजस्थान के डेवलपमेंट को लेकर के, गरीब किसान, बहन बेटी सबको लेकर के बहुत अच्छे से अच्छे वो डिसीजन और निर्णय ले रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सांगनेर में जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में जो डेवलपमेंट रुक गया था सांगनेर का, वो बिल्कुल विकास निरंतर अब जारी है। पिछले 1 साल के अंदर सारे मोस्टली जो मेन रोड्स हैं उन सबका भी त्वरित गति से नया निर्माण हुआ है। सारे पैचवर्क्स जो कंप्लीट होने थे वो सारे के सारे पैचवर्क्स कंप्लीट हुए हैं। जो पानी की समस्या थी, जो सिविल लाइन की समस्या थी, उन पर भी बहुत अच्छा तुरंत प्रभाव से तीव्र गति से कार्रवाई हो रही है और वो सब सही चल रहा है। वैसे अगर अपन सफाई को लेकर के बात करें तो जहाँ पर नगर निगम कांग्रेस की कुशासन के अंदर बिल्कुल मरणोपरांत हो गया था, बिल्कुल मरणावत स्थिति में आ गया था, अब वो बिल्कुल एक्टिव है यहाँ पर। जैसे हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह के लिए पार्षद को बोलते हैं या नगर निगम के अंदर हम मैसेज करते हैं, तुरंत हमारी कार्रवाई होती है, साफ सफाई होती है तुरंत प्रभाव से। भजन लाल शर्मा ने जब शपथ ली, शपथ लेने के बाद से सबसे पहला, या यूं कहें कि सबसे पहला चैलेंज उनके सामने था लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में उन्हें नरेंद्र मोदी जी का मैसेज लेकर जाना था जनता तक। उन्होंने खूब प्रयास किया। चेहरा वो नहीं थे, चेहरा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, बड़े बड़े नेता थे। भजन लाल शर्मा सिर्फ साथ दे रहे थे। चुनाव खत्म हुआ, भाजपा की फिर से सरकार बनी। भजन लाल शर्मा अब क्या ऐसा करेंगे जिससे नजर आए कि राजस्थान को लेकर उनका विजन क्या है। पर उनकी राह में फिर से रोड़ा बना एक और चुनाव, जो उपचुनाव उन्हें झेलने पड़े 7 सीटों पर इस बार आप कह सकते हैं कि 7 सीटों पर वन मैन शो था। भजन लाल शर्मा ने सीटों पर नामांकन सभाओं में भी गए, अलग से रैलियां भी करी, रोड शो भी किए। वो जो कर सकते थे सब किया। बागियों को मनाना हो, किसी भी तरीके की समस्या चुनाव में उपजी तो समस्या का निवारण करने के लिए सबसे आगे खड़े थे प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा। और इसी रूप को देखते हुए और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से हम लगा सकते हैं कि 7 में से 5 सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी, जो कि वर्तमान में अब तक किसी भी
सिटिंग पार्टी को किसी भी उपचुनाव में मिली सबसे बड़ी सफलता है। उपचुनाव के बाद हुई पहली कैबिनेट में जो उन्होंने फैसले लिए लव जिहाद, अनलॉफुल कन्वर्जन बिल के ऊपर, इन फैसलों ने दर्शा दिया कि 1 साल के अंदर भजनलाल शर्मा को काम करने का कम समय मिला हो, पर जैसे ही समय मिला उन्होंने अपने इरादे साफ साफ दर्शा दिए कि हाँ, भजनलाल शर्मा आने वाले 2047 के विजन के लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, और आने वाला समय राजस्थान के लिए स्वर्णिम होगा। राइजिंग राजस्थान के मुहाने पर हम खड़े हैं, लाखों करोड़ों के MOU हो चुके हैं। राजस्थान को चमकाने के लिए भजनलाल शर्मा दिन रात लगे हुए हैं। बताया जाता है 16 से 18 घंटे तक काम करते हैं। अगर दिल्ली में कोई जरूरी काम होता है तो उन्हें अपनी नींद भी त्यागनी पड़े, वो दिल्ली भी जाते हैं, उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। राजस्थान को अगर फायदा हो रहा है तो वो वहां भी जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक ही ध्येय है, अग्रणी राजस्थान बनाना। तो ये थी कहानी वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिन्होंने छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी से चुनावी राजनीति की पहली सीढ़ी सरपंच और प्रदेश के मुखिया तक का सफर तय किया। इसके पीछे उन्हें मिले, उनके परिवार से मिले संस्कार, जिन राष्ट्रवादी संगठनों से उनका जुड़ाव रहा, जिस राष्ट्रवादी सोच का बीज उनके मन में, उनके विद्यार्थी जीवन से ही पड़ गया, उसी के फल हैं जो वर्तमान में भजनलाल शर्मा को मिल रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट कर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।